नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमान योजना के लाभार्थी युवा खिलाड़ियों को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति भी स्थानांतरित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में खेल की कक्षाएं चलाने प्रदेश के 2600 में से 10 खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने खेल दिवस के मौके पर सम्मानित सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को जो सम्मान दिया है उससे उन खिलाड़ियों के साथ साथ बाकी खिलाड़ी भी प्रेरणा लेंगे और आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं आज सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो घोषणाएं हमने यहां पर करी हैं, ये घोषणाएं हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो हर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें। उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल करे। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनको खेलने के जाने के अवसर हों या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाएं की हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत भी उनके लिए हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है। खेल कोटा फिर से प्रारंभ किया है, आउट ऑफ टर्म प्रारंभ किया है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हमारे पदक प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, सहायता राशि की व्यवस्था की है। और भी समय समय पर और जल्दी हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं। ये राष्ट्रीय खेल हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। हमारे राज्य की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने के लिए, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मंच हमको प्राप्त हो रहा है। हम सब मिलकर उस दिशा में भी अच्छा काम करेंगे। मैं सभी को आज अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और आज काफ़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद हमारा इतना अच्छा सम्मान समारोह रखा गया और हमें इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि दी गई। मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन राशि से हमारा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सभी युवाओं को ये प्रेरित करेगा। वो भी इस चीज़ को देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो भी आगे आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी हर चीज़ों का सपोर्ट होना जरूरी है, ग्राउंड का होना जरूरी है। एक छोटे से गांव से इतनी ऊंचाई तक जाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में मैं इस चीज़ को देखूंगी। और आने वाले भविष्य में उत्तराखंड से कई एथलीट ऐसे उभरेंगे कि वो ओलंपिक तक जाएंगे और कई सारे सपोर्ट आगे खड़े मिलेंगे उनको और आगे बढ़ने में उनका काफी समर्थन होगा। सरकार ने आज आपको सम्मान दिया, एक बहुत बड़ी राशि किस रूप में दिखती है सरकार के, इससे क्या बेनिफिट हुआ खिलाड़ियों को और लोग जो तैयारी करते हैं उनके मनोबल पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कि अभी काफी अच्छा स्कीम चल रही है और उस स्कीम के थ्रू हमें काफी समर्थन मिल रहा है। उस जो हमें चेक मिला हुआ है उसको मैं अपने आने वाले इवेंटों में, अपने आने वाले भविष्य में और देश का नाम रोशन करने में इसको मैं खर्च करूंगी ताकि मैं और अच्छा अपना गेम इम्प्रूव कर सकूं और आने वाली पीढ़ी को ये सीख मिलती है कि ऐसे वो अपने प्रदर्शन को दिखाते हुए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप करने के साथ साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। यह फैसला खेलों के आयोजन से संबंधित उच्चाधिकार समिति की हुई पिछले दिनों बैठक में लिया गया। प्रतियोगिताएं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ में होनी है, जहां आयोजन स्थल, स्टेडियम और खेल परिसरों के आसपास के सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में, जिसको लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय खेल मंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा से भी इसका आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसकी तिथि घोषित होते हुए संभावित
समय में जो है इसको कराया जाना जो है वो सुनिश्चित किया जाए। और विभाग ने जो उसकी संदर्भ में सारे साधन संसाधन जो कि हमारे 34 गेम होने हैं, जो मैंडेटरी गेम है, उसकी पूरी तैयारी जो हम लोगों ने कर ली है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं स्वयं खेल मंत्री जी को भी इसकी सूचना और पत्राचार कर चुकी हूँ। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में भी इसका पत्राचार किया जा चुका है और मैं बहुत जल्द दिल्ली जाते हुए निश्चित रूप से उसकी तिथि के लिए पुनः आग्रह करने के लिए जा भी रही हूँ। तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार, विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं। अब बात आती है प्रबंधन की। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल एक विभाग का योजना नहीं है। राष्ट्रीय खेल मैं समझती हूँ पूरे प्रदेश का विषय है। इसमें जिन जिन विभागों की सहभागिता बनती होगी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन विभागों को साथ में सहयोग के रूप में काम करने के निर्देश दिए हैं। उसकी प्रबंधन समिति बनाना अथवा हाई पावर कमेटी का गठन होना, ये सारी चीजें पूर्व में की जा चुकी हैं। पोर्टल इत्यादि का निश्चित रूप से थोड़ा सा काम करने में सरलीकृत हो सके, पोर्टल इत्यादि की भी व्यवस्था जो है उसके लिए भी काम किया जा रहा है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय खेल हमारे पहाड़ी जनपद, चाहे वो हमारे नैनीताल में हो, चाहे हमारे पिथौरागढ़ में हो, चाहे हमारे उधम सिंह नगर में हो, चाहे हमारे हरिद्वार में हो, हमारे देहरादून में हो, या हमारे टिहरी में भी हो, जहाँ पर हम लेक में बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे होने को हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं, जहां जहां जो जो एक्टिविटीज खेल के रिगार्डिंग होंगी, वो सारी एक्टिविटीज को बताते हुए भारत सरकार को हम लोगों ने अपनी बात भेज भी दी। धामी सरकार लगातार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है और किसी भी प्रदेश का विकास सड़क से होकर गांव तक जाता है। इसी को देखते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लगातार सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। जहां उत्तराखंड में कई गांव ऐसे भी हैं जहां अब तक सड़कें नहीं पहुंची है, लेकिन प्रदेश की धामी सरकार लगातार इस प्रयास में है कि ज्यादातर गाँव की सड़कें बनवाई जाए और उन्हें शहर की मुख्यधारा से भी जोड़ा जाए। ये योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, जिससे कि गांव में तोक है, जहां पर 5 हमारे घर बसे हुए हैं, वो तोक वालों की समस्या ये रहती है कि उनका जो गांव का उत्पाद है वो सड़क तक नहीं पहुंच पाता है और जब वो ढोके ले जाते हैं तो उनका प्रॉफिट जो है वो समाप्त हो जाता है। तो हमने ये योजना चलाई है मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, जिससे कि तोक वाले जो गांव हैं, तोक हैं, ये अब संपर्क में आ जाएंगे। ये कच्ची सड़क बनेगी और बनकर के तैयार होगी ताकि उनका उत्पाद, उनके बीमार आदमी, उनका कोई भी प्रसव वाली महिला हो, वो सड़क तक पहुंच जाएगी। तो इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे पास सैंक्शन आ रही हैं, जैसे हमारे पास सब स्वीकृतियां। हरिद्वार जनपद के शोरपुर गांव में एक युवक की गोकशी के आरोप में बेरहमी से पिटाई करने के बाद तालाब में डूबकर मौत हो गई, जिसे लेकर विपक्षी दल के विधायकों ने राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय पहुंचकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान से मुलाकात कर इस प्रकरण की सख्ती से जांच करने का निवेदन किया। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि साफ जाहिर होता है कि पुलिस से जनता का विश्वास उठ चुका है और सरकार का पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। साथ ही कहा कि जिस युवक की मौत हुई है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, बल्कि वो जिम ट्रेनर था, लेकिन उसे साजिश के तहत लोगों द्वारा घेरकर तालाब में डुबाकर उसकी हत्या की गई। बहुत ही दर्दनाक घटना है और जाहिर हो चुका है कि पुलिस से जनता का विश्वास उठ चुका है। मित्र पुलिस उत्तराखंड के बारे में एक धारणा थी पहले कि पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस का जो भूमिका है उस पर विश्वास करते थे, लेकिन आज वो विश्वास टूट चुका है। लगातार पिछले 2 सालों में हत्याएं, बलात्कार, गैंग रेप, डकैती हो रही हैं और अपराधी बेखौफ हो चुका है। डर नाम की चीज नहीं है और जो पुलिस प्रशासन है वह बेलगाम है, अंकुश नहीं है, नियंत्रण नहीं है सरकार का। जो घटना हुई है, जो युवा जो जिम ट्रेनर था, उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी और जैसे
हमारे स्थानीय विधायक हैं, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस साजिश के तहत उसको घेराबंदी करके, उस पर झूठे इल्जाम लगाकर, उसको तालाब में धकेल कर वो मौत के मुंह में समा जाता है। और इससे पहले उसके चेहरे को पूरी तरह खराब कर दिया चेहरे पर। हम ये कह रहे हैं कि डूबने से भी मौत हुई तो पुलिस की मौजूदगी में कोई आदमी डूब रहा है तो उसे बचाया क्यों नहीं गया? वहां एक व्यक्ति मौके पर मौजूद है जो वो ये कह रहा है खड़े होकर जोर से कि मैं बचाऊंगा, तो उसको बचाने क्यों नहीं दिया गया? आप उसको क्यों नहीं बचाया गया? कोई पुलिस के मौजूदगी में कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर डूब भी रहा है, डूबना चाह भी रहा है, तो पुलिस ने उसको क्यों नहीं बचाया? अगर कोई टेररिस्ट भी सुसाइड कैप्सूल खाता है तो पुलिस मौके पर हो, जांच एजेंसी मौके पर हो, तो प्रथम दृष्टया पहला काम पुलिस का होता है उसको उस कैप्सूल खाने से रोकने के लिए। ये पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग है। अपनी आंख के सामने अपनी मौजूदगी में कई घंटे की अवधि में पुलिस ने उसको कैसे डूबने दिया? इस सवाल का जवाब तो जांच में चाहिए। हत्या के विषय में मिले और निश्चित तौर पे एक नया तरीका हत्या का निकाल रहा है। पहले पुलिस गोली से एनकाउंटर करती थी, अब बार बार का पानी में डाल देगी और किसी को बचाने नहीं देगी तो पानी में डूब के ही मरेगा। गोली तो हम भी नहीं कह रहे भाई, बाहर खड़े हैं पुलिस वाले, रिवॉल्वर टांग रखा, कोई बचाने जा रहा है उसे रोक रहे हैं, पैर बंधे हुए हैं, तो क्या है ये नया तरीका इजाद किया है। अधिकारी को आपसे बात हुई तो आपने क्या कहा है और क्या अधिकारी ने क्या बात रखी है? हमने जांच की बात रखी है। जिस पुलिस ने एनकाउंटर किया उस पर क्या विश्वास करें? हम कह रहे कोई एक अच्छा तरीका निकाला जाए और अब सीएम से मिलेंगे 6:30 बजे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भराड़ीसेन विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा 500 करोड़ रुपए से सरकार पलटने की बात को लगातार हवा मिल रही है और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भी इसे गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। करण महारा का कहना है कि इस तरह के विषय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। यह इंटेलिजेंस का भी बड़ा फेलियर है। सरकार को इसकी विस्तृत जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। जांच में खानपुर विधायक उमेश कुमार से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उन्हें इसके इनपुट कहां से मिले, उन्होंने किस तथ्य के आधार पर यह बात कही है। देखिए, सदन में अगर कोई चीज कही जाती है तो ये माना जाता है कि वो सत्य है। और एक बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है उमेश कुमार जी ने। मैं यही कहूंगा कि इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन खड़ा होता है। जो विभाग इंटेलिजेंस का काम कर रहे, वो क्या कर रहे थे अगर ये सत्य है? और सत्य है तो उमेश कुमार जी से पूछताछ होनी चाहिए। उनके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से ऐसे उनको संकेत मिले जिससे उन्होंने इस बात को समझा, और जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस समय आम आदमी, उत्तराखंड का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि क्या इसमें कितनी सत्यता है, और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है लोकतंत्र को लेकर भी। तो इसकी बहुत गंभीरता से जांच बैठनी चाहिए और सारे पहलू खोजे जाने चाहिए। अगर सत्य पाया जाए तो कार्रवाई हो, और अगर सत्य ना पाया जाए तो उमेश कुमार जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। कांग्रेस जल्द ही केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को शुरू करने जा रही है। कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पत्रकार वार्ता में कहा, जिस स्थान पर यात्रा को स्थगित किया गया था वहीं से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थिति सामान्य होते ही कांग्रेस यात्रा शुरू करेगी। धस्माना ने आगे कहा कि बीजेपी ने श्री केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को जिस तरह से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, उसके लिए बीजेपी को पूरे सनातन धर्म से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली बोराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर निर्माण का काम बीजेपी की ही शह पर शुरू हुआ था।
रक्षा यात्रा जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, जैसे ही सरकार घोषणा करेगी कि पैदल यात्रा हमने शुरू कर दी है, हम उसी दिन घोषणा करेंगे यात्रा की तिथि का, और वो यात्रा पूरी होनी है। यात्रा के जो विषय हैं उसमें केवल एक विषय पर सरकार ने यू टर्न लिया है, जनता के दबाव, और हमारी जो यात्रा थी उसके दबाव के कारण सरकार ने जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया था उसमें, और सबसे मजाक की बात देखो आप, वो जो पत्र जारी कर रहे हैं उसमें हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिए शर्म की बात है कि हमें मंदिर नहीं बनाने दिया जा रहा। आखिरी में आप वो पूरी चिट्ठी पढ़िए ना, उस लास्ट लाइन पढ़िए जरा, कितनी शर्मनाक है। वो तो पूरे मतलब अयोध्या में अगर लोगों ने हरा दिया जनता ने, तो भैया लोकतंत्र में तो जनता ही सबसे बड़ी जनार्दन है, उसने हरा दिया तो आप वहां की अयोध्या की जनता का बायकॉट करने की बात करने लगे। उनसे सामान मत खरीदो, वहां के होटल में मत ठहरो, वहां के ऑटो रिक्शा में मत जाओ, वहां के साइकिल रिक्शा में मत जाओ, वहां के मतलब आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और अगर आपको उत्तराखंड की जनता ने कह दिया कि हमारे बीते दिनों रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 300 कर्मचारियों की केदारनाथ मार्ग में तैनाती की गई है, जो मार्गों को खोलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यात्रा में देखिए, आप जानते हैं कि 31 जुलाई के आपदा के उपरांत काफ़ी क्षति हुई थी, जिसमें से काफ़ी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है, घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। कब तक उम्मीद है कि रास्ते पूरी तरीके से सही होकर खुल जाएंगे यात्रा के लिए? हमारा प्रयास है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे लगभग 300 से ज़्यादा आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, पूरे गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग से लेकर उधर केदारनाथ जी तक। तो हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी खुल जाएगा। उसको समय सीमा में बांधना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हम रास्ते खोलते हैं और मलबा वगैरह जब बरसात तेज बरसात होती है, मलबा आता है, रास्ता पुनः बंद हो जाता है। इस तरह से तमाम वहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा प्रयास है जितनी जल्दी हो सकेगा हम यात्रा को सुचारू कर रहे हैं। लोहाघाट के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में बुधवार को 2 दिवसीय युवा संसद प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता की अध्यक्षता और कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा के संचालन में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। एसपी चंपावत अजय गणपति ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। एसपी चंपावत ने कहा कि युवाओं को इस प्रकार के आयोजनों से अपनी संसद की कार्य प्रणाली के बारे में सीखने का पूरा अवसर मिलता है। पहली बार स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में हो रहा है। यह भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया कार्यक्रम है, राज्य सरकार के द्वारा किया कार्यक्रम है, हमारे उच्च शिक्षा निदेशक के द्वारा दिया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है उसको एक शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्रों के बीच में प्रचार प्रसारित करना, जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के, छात्र छात्रों के बीच में उठाकर और पक्ष और विपक्ष के बीच में आपसी सहमति सहिष्णुता के माध्यम से अपनी बात को रखना। और इस कार्यक्रम का उससे बड़ा उद्देश्य है कि एक हमारी संसदीय लोकतंत्र जो प्रणाली है वो कैसे काम करती है, कानून कैसे बनते हैं, हमारे विधेयक कैसे पास होते हैं और अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, हमारे जो प्रधान सचिव उनकी क्या भूमिका होती है, पक्ष की क्या भूमिका होती है और विपक्ष की क्या भूमिका होती है, प्रश्नकाल क्या होता है, इन सब का हमें उन सब विद्यार्थियों को अवगत। सर, हमारा कार्यक्रम लोहाघाट महाविद्यालय चंपावत जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है और ये पूरी कोशिश की गई है कि ये प्रोग्राम हमारा दी बेस्ट हो। उसको करने हमने कोशिश की है, वो कहाँ तक सफल होगा मेरे को विश्वास है कि पूर्ण सफल होगा। हमारी जो यूथ है, हमारे जो युवा
जन है उनको जरूर ही आज के दिनों में पता होना चाहिए कि संसद की कार्यवाही कैसे होती है और साथ में क्या ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उसमें पक्ष और विपक्ष किस तरह से बहस करता है और एक सही नतीजे भी निकलते हैं। इस चीज का ज्ञान कराने के लिए भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हमें प्रेरित किया गया था और हमने उसको किया है। हमारा देश संसदीय कार्य प्रणाली के तहत ही चलता है। इसके तहत हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इस पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पहली बार संसदीय कार्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम युवाओं में वैसी पर्सनालिटी को उजागर कर सकें। हमारी वैसे पर्सनालिटी बन के आए, मंत्री की जगह सेक्रेटरी की जगह अध्यक्ष महोदय जो कि राष्ट्रपति जी हैं वो अपनी जगह। और इसके महत्व की अगर बात करें तो इसका महत्व, जैसा कि आप इस बात से परिचित होंगे कि हमारी राजनीति की पहली सीढ़ी युवा राजनीति से ही होती है। तो ये मुख्य उद्देश्य यही है कि हम युवाओं को अधिक से अधिक जागरूक कर सकें। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल और मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है और अब केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। साथ ही घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है। कि विगत कुछ समय पूर्व जो केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था। तैयार हो चुका है और उस पर पैदल उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में कांग्रेसी और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला दहन किया। किच्छा में कांग्रेसियों ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के पुतले के साथ जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों के खिलाफ तमाम आपत्तिजनक टिप्पणी कर अन्नदाता का अपमान किया है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान को कंगना रनौत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी और किसानों ने कंगना रनौत की संसद सदस्यता खत्म करने और कंगना रनौत से देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। देखिए, 2 दिन पहले कंगना रावत सांसद जो है, इनका बयान आया था किसान आंदोलन में किसानों ने रेप किए और मर्डर किए, जो कि एक बहुत गलत बयान है। ये हाईकमान को सोचना चाहिए। इतने बड़े सांसद होते हुए इनको इस सीट पे आते हुए ऐसे बयान देने चाहिए। किसान हम भी हैं भाई, हम भी नेता हैं, किसान भी हैं, लेकिन ऐसे बयान तो इन लोगों को नहीं देना चाहिए। आप नेता बन गए तो आप खुदा बन गए क्या? मेरा हाईकमान से ये इसी उसमें आज सांसद इनका कंगना रनौत का पुतला फूंका गया और मेरी साथ साथ हाईकमान से ये वो है रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमियों के मुंह पे लगाम लगानी चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। रिपोर्ट दर्ज की मांग कर रहे हो जी? रिपोर्ट दर्ज की मांग कर रहे हो? रिपोर्ट दर्ज नहीं, हम तो कहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हाईकमान करे, इनके हाईकमान करे ना, पार्टी हाईकमान को करनी चाहिए। हमारे तो करते हैं, हमारी पार्टी में कोई गलत होता तो बयान दिए, हाईकमान उस पर इंक्वायरी करता है, हाईकमान को इंक्वायरी करनी चाहिए। आप क्यों किसानों को बदनाम करते हैं? ये किसान कोई जाति तो है नहीं, किसान तो सारा पूरा हिंदुस्तान में किसान है, 75% किसान है, उसके बाद आप लोग ऐसा सोच रहे हैं। बयान शर्मनाक है, बयान बहुत जबरदस्त शर्मनाक बयान है। अपना उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।